Hello everyone, welcome to Eco पाठशाला UGC NET JRF। कल हमने BA सेकंड सेम का जो पेपर हुआ था 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, जो कि बी सीरीज वाला क्वेश्चन पेपर था। आज की इस वीडियो में हम बाकी के जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 क्वेश्चन का है, बट वहाँ से आपको 75 क्वेश्चन करने थे, कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता है। तो हर बच्चों ने अपना अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पर पूरे इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और वहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपने आंसर किया था तो उसकी आंसर की आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, अभी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन में कुछ पेपर कोड, पेपर कैच नंबर उसमें दिए हुए हैं। चलो मैं आप लोगों को उसका फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो वो कैच नंबर में आंसर की आई है और उसमें क्लेम करने के लिए पूछा गया है। चलो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाती हूँ, ठीक है। ये वो नोटिफिकेशन है, ठीक है जी। ये जो आया है ये 29 अप्रैल को आया है, ठीक है, 29 अप्रैल को। तो इसमें आंसर की आई है। ये जो कैच नंबर आपके सामने दिए हुए हैं 2002 एन 2013 एन 2020 एन, ये इतने सारे जो है पेपर, जो पेपर कोड हैं, इन पेपर की आंसर की आ चुकी हैं, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं है, आप लोगों का जो पेपर कोड है वो है 2005 एन, ठीक है, जो बीए वाले इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं 2005 एन। तो इसमें आप लोग चेक कर लेना। वैसे नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों का पेपर हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, अभी जल्द ही आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, उसमें भी आपके बीए की आंसर की आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें पेपर कोड बाकी का आप लोगों का अगर कोई मैच हो रहा हो तो चेक कर लेना। उसकी आंसर की आ चुकी है इन पेपर कोड की। तो जो बच्चे जिनका ये वाला पेपर हो चुका है तो वो अपनी आंसर की चेक कर लें और उनको लग रहा है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं आपने ठीक किया है लेकिन आंसर की में गलत है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बहुत कम उनके नंबर हैं तो वो भी अपना अच्छे से क्वेश्चंस चेक कर लें। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपने किए हों लेकिन आंसर की में उसको गलत शो हो रहा हो, तो आप उसको क्लेम करके अपने नंबर्स इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है और जल्द ही आप लोगों का बीए इकोनॉमिक्स का 2005, मैंने चेक किया था शायद इसमें है नहीं 2005, ये आप लोग और चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी अगर नहीं है तो 2005 एन का भी आप लोगों का बीए का इकोनॉमिक्स का भी आंसर की जल्द ही आ जाएगी। तो आप लोग अपना आंसर की से उसे मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से भी इसको सॉल्यूशन दे रही हूँ जिससे कि आप लोग उसको चेक कर सको, ठीक है। तो कल हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब हम 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ भी आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं। दोनों के जो ऑप्शन है वो सेम है। इसका जो ऑप्शन ठीक होगा इसका भी सेम वही ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो हिंदी वाले इसको फॉलो करें, इंग्लिश वाले इसको फॉलो करें। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स आपका जो जीवन स्तर होता है, हिंदी में भी दिया है, जीवन स्तर में वृद्धि निर्भर करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटल, रियल इनकम। नहीं, देखो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये पर कैपिटा आएगा, ठीक है, ये एल नहीं होगा, ये पर कैपिटा रियल इनकम होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये नहीं होगा। इनकम, नेशनल इनकम, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कब इंक्रीज होगा, जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगा,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इनकम बढ़ी है वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन्स की इनकम बढ़ी हो, बाकी का जो पुअर लोग हैं उनकी इनकम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगा गारंटी नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। हो सकता है कि नेशनल इनकम बढ़े लेकिन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुअर लोगों के पक्ष में ना हो, वो सिर्फ रिच लोगों की इनकम ही इंक्रीज करे। तो इसीलिए नेशनल इनकम जो है वो जो है एक करेक्ट आंसर इसका नहीं हो सकता है। जीडीपी नहीं हो सकता है क्योंकि जीडीपी जो है आपके टोटल प्रोडक्शन को काउंट करता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है पर कैपिटा रियल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय होती है, ये एक अच्छा बेस्ट इंडिकेटर है जो शो करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, यानी सभी लोगों का एक एवरेज जो इनकम है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो जीवन स्तर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो सी होगा, पर कैपिटा रियल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगर ये बढ़ेगा तो आपका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इन्वेस्टमेंट बीइंग डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किस पर डिपेंड करता है? प्रॉफिट पर। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ये भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनकम मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ओ ठीक है, हट गया सारा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने बताया था जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह का होता है। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इनकम या हम कहें प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। और इसको कौन करता है? इसको करता है प्राइवेट सेक्टर करता है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इन्वेस्टमेंट बीइंग डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कौन सा कहलाता है? ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऑटोनॉमस नो, ये प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता है, इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। नेट इन्वेस्टमेंट नहीं, इसका जो आंसर होगा वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है और जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट दिखाई देगा वो उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेटेड, यानी कि हम एपीसी को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था एपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या है, एमपीसी भी मैंने पढ़ाया है, एमपीएस क्या होता है। ये सारे जो टर्म हैं जो कंजप्शन फंक्शन को समझने के लिए ज़रूरी हैं, ये चारों ही टर्म मैंने आप सभी को क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो एपीसी कैसे निकाला जाता है? एपीसी का जो फॉर्मूला होता है कंजप्शन अपॉन इनकम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, सी अपॉन वाई। बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं हम लोग। एस अपॉन वाई क्या होता है? ये आपका ये एपीएस होता है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये इसको हम एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इसको हम कहते हैं एमपीएस। ठीक है, बाकी के ऑप्शन समझ में आ गए। एपीसी को कैसे लिखा जाएगा? सी अपॉन वाई लिखा जाएगा। तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। जैसे लास्ट हमने कल जो वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था
जिसमें रिच पर्सन का पूछा था, उनका एपीसी एमपीसी क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि उसके जो 4 ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट उसका जो आंसर है वो उसमें नहीं था। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जनरली हम जो पढ़ते हैं, जैसे एक बुक है, एक मिनट, राइटर का नाम है इसका, यह मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और ये जो राइटर है इसके डॉक्टर जीसी सिंघई। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डॉक्टर जीसी सिंघई, डॉक्टर जीसी सिंघई, और इनके साथ में एक और हैं राइटर, डॉक्टर जेपी मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर जेपी मिश्रा। तो ये जो राइटर हैं इनकी आप बुक पढ़ना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो वहाँ पर जो है, जो मल्टीप्लायर होता है जिसको हम के से शो करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर अनलिमिटेड तक है। ठीक है, ये बुक जब आप पढ़ोगे, इसको पढ़ो या एच.एल. आहूजा की बुक आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो मल्टीप्लायर होता है उसकी वैल्यू जो दिखाई गई है वो 1 से लेकर अनलिमिटेड तक है। ठीक है, अब बाकी के आप ऑप्शन पढ़िए। इसमें 0 to 1 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 1 and 100, इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 1 और 100, मतलब 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक नहीं होगा, बल्कि ये अनलिमिटेड तक होगा। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम क्या शो कर रहा है, 100, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी वाला जो ऑप्शन है वो -1 एंड +1 दिया है, क्योंकि वैल्यू जो है वो +1 से शुरू होगी, -1 वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन कहता है कि एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए चौथा भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर अनलिमिटेड तक होती है। तो इस वजह से ये जो 54 वाला क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है, इसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे ने इसमें से 54 वाला क्वेश्चन किया है और कोई भी आंसर उसने दिया हम, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन के ऊपर क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से इसके जो चारों ही ऑप्शन हैं वो गलत हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मेरे पास है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को क्लेम करना चाहता है तो ये प्रूफ मैं उसको दे सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 अगर आंसर की आती है तो आप लोग चेक करिए कि 54 ड्रॉप हुआ होगा तो ठीक है, अगर ड्रॉप नहीं हुआ है और इनमें से कोई ऑप्शन दिया है तो आप उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, रही बात प्रूफ की तो वो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ इंडिया इज गिवन बाय, यानी कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर जीडीपी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो होगा टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस, यानी एमपीसी और एमपी प्लस एमपीएस की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवाया है। ठीक है, उस समय काफ़ी बच्चे थे, जैसे मनोज था, राशि थी, और कौन कौन था, काफ़ी बच्चे थे उस टाइम। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और इसका डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को करवाया था। चलो, ये क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकलेगा एक बार इसको समझ लेते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्लास में भी ये चीज़ करवाई है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। अगर इनकम में कोई चेंज होगा तो जाहिर सी बात है हमारा कंजप्शन भी चेंज हो जाएगा और हमारी सेविंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, नंबर 1 इक्वेशन,
इस इक्वेशन में हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। तो इसको करिए, कैसे करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसको हम आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू वो सेम है, यानी कि डेल्टा वाई ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एमपीसी, और ये जो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई ये होता है आपका एमपीएस। अब चेक करिए, एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर 56 में 1/2 1 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम डेरिवेशन निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहीं पर आपने देखा कि एमपीसी और एमपीएस को जब हम जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। तो यहाँ पर 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, the propensity to consume of an individual with respect to his disposable income and wealth depends on his age. दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, ये जो स्टेटमेंट दिया है एक, ये इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है उसकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब उसका जो कंजप्शन होता है वो उसकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, और वेल्थ। एक मिनट, इसमें जो टर्म आप देखने को मिल रहा है जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम है, वेल्थ है, डिपेंड्स ऑन हिज एज, तो ये जो स्टेटमेंट है ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ है, जीवन चक्र परिकल्पना से। जीवन चक्र परिकल्पना जो है वो कहता है कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है उसका जो कंजप्शन होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उसकी डिस्पोजेबल इनकम होता है और उसकी एक लाइफ टाइम वेल्थ होती है, इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ एज का भी मैटर होता है कि इस तरीके से ये लाइफ टाइम उसका कंजम्पशन स्मूथली चलता है। ठीक है, जब वो कमाना शुरू करता है तो उसकी इनकम बढ़ती है और एक टाइम के बाद मैक्सिमम होने के बाद वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ऐसे करके कुछ कर्व मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके दो हिस्से होते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वेल्थ वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेविंग वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिसमें आफ्टर रिटायरमेंट 20 साल की उम्र से वो कमाना शुरू करता है, 80 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। तो ऐसा करके मैंने ये ग्राफ जो है आपको क्लास में जब मैं आपको लाइफ साइकिल थ्योरी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको करवाया था। तो ये यही कहता है कि कंज्यूमर की जो कंजप्शन होता है वो उसके डिस्पोजेबल इनकम और वेल्थ से वो करता है, जो कि उसकी एज पर डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की थीम को, समरी को शो करता है। तो जीवन चक्र परिकल्पना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, पर कैपिटल, पर कैपिटा होगा ये, कैपिटल इनकम इज, तो पीसीआई कैसे निकाला जाता है, पर कैपिटा इनकम, ये निकाला जाता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है। तो चेक करिए, जीएनपी अपॉन पॉपुलेशन नो, टोटल पॉपुलेशन ये उल्टा दिया है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन यस। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू कीन्स द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, कीन्स के अनुसार निवेश का मुख्य निर्धारक तत्व है, चार ऑप्शन है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इसको समझने से पहले ये थ्योरी समझिए। कीन्स कहते हैं
ये मैंने लास्ट जो वीडियो थी जिसमें 50 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर भी ये मैंने बताया था। केस कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट रेट। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ में इसका पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब अगर MEC बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, MEC घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, पॉजिटिव रिलेशन। इंटरेस्ट रेट के साथ में जो इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन लेना सस्ता होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। तो ऐसे करके इसके साथ में इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ये दो फैक्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो MEC के ऊपर पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होता है उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब आप मार्केट में देखोगे तो जो ब्याज दर होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वो पॉइंट में चेंज होते हैं, और जो पॉइंट में चेंज होते हैं वो ज़्यादा दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कीन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाला जो मेन फैक्टर है, मुख्य फैक्टर है, वो होता है MEC। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो MEC होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेन डिटरमिनेंट कौन है इन्वेस्टमेंट का, तो ये है कि इसके अकॉर्डिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूंजी की सीमांत दक्षता। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। अब इसमें मार्जिनल MEC जो होता है वो किससे डायरेक्ट, देखो डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है उसके साथ में वो पॉजिटिव रूप से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब अगर MEC और जो दूसरा वेरिएबल है उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसे करके। तो इनमें से किसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है? एक्सपेक्टेड इनकम, सप्लाई प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन करने में आपको जो इनकम मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, प्रत्याशित एक्सपेक्टेड इनकम, तो वहाँ पर MEC बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई प्राइस नहीं होगा, सप्लाई प्राइस ज़्यादा होगा तो MEC घट जाएगा। इसके साथ में नेगेटिव रिलेशन है, इसके साथ में पॉजिटिव है, इसके साथ में नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो MEC की वैल्यू घट जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो MEC बढ़ जाएगा। तो इसके साथ में भी इसका नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पूछा है कि कौन डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली मतलब जिसके साथ में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसका जो आंसर होगा वो 60 होगा, ठीक है। 60 का आंसर ए होगा, प्रत्याशित आय से। 61. When the general price level of goods and services in an economy rises steadily, what is it called? अब इसमें जब एक जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूस बढ़ता जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये मुद्रास्फीति मैंने बताया था, जब इकोनॉमी में कंटिन्यूस जो प्राइसेस है वो बढ़ते जाते हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब सरकार जानबूझकर प्राइसेस को कम करे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो होता है वो मार्केट के द्वारा होता है, सरकार नहीं करती, ये मार्केट में अपने आप होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है इसमें भी प्राइसेस कम होते हैं लेकिन वो मार्केट में अपने आप होते हैं। यहाँ जो प्राइसेस कम होते हैं डिसइन्फ्लेशन में, उसको कौन करता है? उसको जानबूझकर सरकार करती है, ठीक है। और स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है लो GDP, ठीक है, लो GDP, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है स्टैगनेशन। एक मिनट, इसमें क्यों मैंने ऐड कर दिया ये अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो आंसर होगा 61 का वो इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स। जो चक्रीय प्रवाह, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? तो इनकम आय प्रवाह होता है,
व्यय प्रभाव होता है, व्यय मतलब जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म से प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होता है। मनी फ्लो एज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी इंक्लूड होता है। तो इसमें ये सारे, क्योंकि ये इनकम को शो कर रहे हैं, मनी सप्लाई को शो कर रहे हैं, तो इनका जो फ्लो होगा वो सब कुछ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो मैक्रो वर्ड है, ठीक है, मैक्रो वर्ड ये लिया गया था ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड, और वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है मैक्रोस। मैक्रोस इसका मतलब होता है लार्ज। तो यहीं से ये वर्ड लिया गया था और ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 63 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64। इन इन्फ्लेशन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। जब महंगाई आती है तो मुद्रा की जो वैल्यू है, या हम कहें परचेसिंग पावर, उस पर क्या असर पड़ता है, वो घट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये अच्छा, मल्टीप्लायर का इसमें इक्वेशन दिया है। मल्टीप्लायर के मैंने 3 इक्वेशन आप लोगों को बताए थे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई दूसरा इक्वेशन बताया था, 1/1 माइनस MPC तीसरा बताया था 1/MPS। तो चेक करिए इनमें से कौन सा है। तो 1/MPC नहीं, ये गलत है, 1/1 माइनस MPC होना चाहिए। 1/MPS, ठीक है, ये वाला है, ये वाला ठीक है, बाकी देख लेते हैं। 1/1 माइनस MPS, 1 माइनस MPS नहीं, ये 1 माइनस MPC होना चाहिए, ये भी गलत है, नन ऑफ दी अबव। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर ये के की जो वैल्यू होती है वो, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10 करोड़, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, बड़ा है, डेल्टा सी कितना हुआ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 10 करोड़, रिजल्टिंग इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग बाय 15 करोड़, यानी कि उससे जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितना बड़ा है, वो बड़ा है 15 करोड़ से, ठीक है। तो दी एसलेटर विल बी, तो एसलेटर मतलब त्वरक, इसमें पूछा दिया है त्वरक, तो त्वरक क्या होगा। तो मैंने बताया था त्वरक को हम ए से शो करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी होता है। तो डेल्टा आई भी आपके सामने दिया है, डेल्टा सी की वैल्यू भी दी है, तो जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 15/10, ठीक है, और जब इसको हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.5 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 1.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, यानी कि जब क्या होगा, जब डिमांड सप्लाई से बड़ा होगा। तो डिमांड बढ़ा है तो जैसी बात है, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और ये प्राइसेस किसकी वजह से बढ़े, डिमांड की वजह से। तो ये जो होगा वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं होगा, यानी कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसका आंसर बी होगा। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ MPS, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ MPS की वैल्यू दी है, MPS इज इक्वल टू 0.5, तो और पूछा है मल्टीप्लायर क्या होगा। तो मैंने 3 फॉर्मूले मल्टीप्लायर के बताए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1/0.5, जब ये पॉइंट हटेगा 0 पर चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69। इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी द फ्लो ऑफ इनकम इज रिलेटेड टू। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पढ़ाया था, जिसमें 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल ये मैंने करवाए थे। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो एक सेक्टर ले लिया इन्होंने, 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकम का फ्लो होता है वो कौन कौन से होते हैं,
रियल फ्लो यहाँ मैंने बताए थे, जो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल होता है, तो वहाँ जो फ्लो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल फ्लो होता है, और दूसरा जो फ्लो होता है वो इनकम फ्लो या हम कहें मनी फ्लो होता है। ठीक है, जो प्रवाह होगा ये होता है, फ्लो किसका होता है, GAS का। GAS में शॉर्ट में लिखती हूँ, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो जो होता है वो इनकम का होता है। ठीक है, यही दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसी की स्टडी हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्टर मॉडल में जो हम स्टडी करते हैं, सिर्फ अकेला रियल फ्लो नहीं होगा, रियल एंड मनी फ्लो। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। रियल फ्लो, मनी फ्लो यहाँ तक ठीक है, मार्केट नो, ये नहीं होगा, मार्केट नहीं आएगा। प्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेविंग, गवर्नमेंट सेक्टर, नो। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 69 का बी होना चाहिए, वास्तविक एवं मौतिक प्रवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म्ड इन 1949, यानी कि ये 1949 में ये कमेटी बनी थी, नेशनल इनकम कमेटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके जो चेयरमैन थे वो PC महलनोबिस थे। ठीक है, इसके अलावा इस कमेटी में कुछ और इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं, लोग थे। एक का नाम है DR गाडगिल, यानी कि दो लोग जो इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो वो भी इस कमेटी के पार्ट थे। एक का नाम DR गाडगिल, ठीक है, और दूसरे वाले जो थे वो डॉक्टर वी राव, वी के आर वी राव। ठीक है, ये लोग भी इस कमेटी के मेंबर थे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो चेयरपर्सन जो थे वो PC महलनोबिस थे। ठीक है, PC महलनोबिस। तो 70 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 मिनट, ये क्या हो, अरे मेरा, आप लोग थोड़ा 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सोने का टाइम होता है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक है, अब ठीक है। ये जो टाइम होता है थोड़ा सोने का टाइम होता है, तो मेरा फ़ोन भी उसी टाइम पर ये बंद हो जाता है। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाता है कि अब सोने के लिए जाना है। तो चलो चलते हैं और करते हैं इसको। ये हो गया, 70 हो गया। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला सा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 71 है। What is it called when the government controls prices but goods are available in less quantity in the market? देखो, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्राइस, जब सरकार जो है क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बट इकोनॉमी में क्या होता है कि वहाँ पर जो सप्लाई होती है वो कम होती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होती है, या हम कहें डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो उस कंडीशन में वो प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है वो कहलाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या होता है कि कंटिन्यूस बढ़ता ही जाता है। तो इसको हम हिंदी में दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें बाकी के ऑप्शन हैं, उनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है ओपन इन्फ्लेशन में, यहाँ पर सरकार, इस इन्फ्लेशन, ये वो इन्फ्लेशन होती है जहाँ सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी विदाउट कंट्रोल के सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करती, और विदाउट कंट्रोल के ये जो इन्फ्लेशन है वो स्वतंत्र रूप से बढ़ता जाता है, ओपन स्वतंत्र रूप से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ओपन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, कोई कंट्रोल नहीं करती है, और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बढ़ता जाए तो वो आपका ओपन इन्फ्लेशन होता है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है कि यह सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्केट में, इकोनॉमी में कंडीशन ऐसी बन जाती है जैसे डिमांड अपॉन सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइसेस कंटिन्यूस हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार उसको क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वो आपका सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और जब इकोनॉमी में प्राइसेस 2 या 3% से बढ़ता रहे तो वो हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है।
रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें लगभग 5% से ज़्यादा जो है प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं, तो वो हमारा रनिंग इन्फ्लेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सप्राइज्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें ये दबी हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.65 देन व्हाट विल बी दी MPC। ये मैंने करवाया था। ठीक है, C इज इक्वल टू, मैंने बताया था इक्वेशन शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन, C इज इक्वल टू C बार प्लस CY। ये टोटल कंजप्शन होता है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये जो कंजप्शन होता है ये होता है आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन। जो इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं MPC, या फिर हम इसको कहते हैं स्लोप, या हम इसको कहेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यहाँ देखिए, C60 जो है ये आपका C बार है, 0.6 जो है ये C है, स्मॉल c, और ये Y है। ठीक है, तो यहाँ पर जो MPC होगा वो 0.6 होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम MPC भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y भी कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इसमें MPC क्या होगी, तो MPC की वैल्यू जो है ये वाली होगी 0.6। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन उसमें डाल दूंगी। ठीक है, तो 72 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन कॉल्ड। बहुत तेजी से, हिंदी में पढ़ लेते हैं, बहुत तेज गति से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अति मुद्रास्फीति। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पर दिया है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मैंने जैसा बताया था 2 या 3% से जो इन्फ्लेशन आता है, रनिंग होता है 5% या इससे अधिक का जो इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। बैलेंस्ड इन्फ्लेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, ये जो आज के समय में हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में, ये पूरक के रूप में काम करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75, टू डिटरमाइन GNP द फॉलोइंग विल बी एडेड टू द GDP। यहाँ पर GNP निकालने के लिए GDP में हम क्या जोड़ें। ठीक है, GDP जो होता है ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काउंट करता है। ठीक है, GNP जो होता है ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को काउंट करता है, प्लस हमारा जो नेट फैक्टर इनकम होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, x माइनस एम करके, तो ये नेट एक्सपोर्ट को ही शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नो डिप्रिसिएशन, इसका जो होगा एक्सपोर्ट सरप्लस इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब x माइनस एम जो होता है। तो 75 का जो आंसर होगा वो एक्सपोर्ट सरप्लस यानी निर्यात आधिक्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, यहाँ पर हाउस होल्ड आएगा, यहाँ पर फर्म आएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, और चौथा एक पार्ट और ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो इन इक्वेशन में हम देखेंगे चारों ही इसमें होनी चाहिए, नहीं इसमें फॉरेन सेक्टर नहीं है। इसमें देखो फर्म का कंजप्शन है, सॉरी हाउस होल्ड का कंजप्शन है, फर्म का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन फॉरेन सेक्टर नहीं है। इसमें तीनों हैं प्लस फॉरेन सेक्टर है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी गलत होगा, ये ट्रिपल आइडेंटिटी होता है।
ठीक है, तो 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, नेशनल इनकम इज स्टडीज। नेशनल इनकम की स्टडी आप लोग किस में करते हो? जाहिर सी बात है आपकी दूसरी यूनिट में दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन प्राइसेस आर राइज स्लोली, यानी धीरे धीरे प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें 2 या 3% से प्राइसेस बढ़ते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? मोर देन 50% से प्राइसेस बढ़ते हैं। सप्रेस्ड में मैंने बताया था कि सरकार जो है प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई होती है, इससे प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं। ओपन इन्फ्लेशन मैंने बताया था कि विदाउट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन प्राइसेस जब बढ़ते जाते हैं तो वो जो है ओपन इन्फ्लेशन होता है। तो इसका जो आंसर होगा 78 का वो ए होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 79, ओल्ड एज पेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज। ओल्ड एज जो पेंशन होती है ये नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं होती है? ठीक है, ये पूछा है। इट इज़ एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, इट इज़ एन इंटरमीडिएरी सर्विसेज, नो ये नहीं होगा। इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट, इट इज़ ऑफ नो वैल्यू, नो। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ट्रांसफर पेमेंट होता है, हस्तांतरित भुगतान। ठीक है, तो इसकी वजह से ओल्ड एज पेंशन को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन क्या है? जिसको हम कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन, इसको आप ऐसे समझो, आपके फैमिली में कोई पर्सन है 60 ईयर्स का, ठीक है, 60 ईयर्स का कोई ओल्ड एज पर्सन है, दादी दादाजी जो भी हैं, नाना नानी, तो उनको सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है। अगर उनका बन जाता है सर्टिफिकेट तो उनको वो मान लो, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता है कितना मिलता है इसमें, फॉर एग्जांपल मान लो 1000 रुपये सरकार उनको हर महीने उनके अकाउंट में डालती है। ठीक है, तो ये जो इनकी इनकम होती है, क्या इसके बदले में आपके आपके नाना जी ने, आपके दादाजी ने कोई प्रोडक्शन किया? नहीं किया। ये क्या मिला? ये उनको फ्री में मिला, मुफ्त में मिला। ये जो इनकम है, ये जो पेंशन है, ये मुफ्त में मिली। ठीक है, क्या इसके बदले में उन्होंने कोई काम किया? क्या ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले आया था? नहीं, ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के थ्रू आया था। अनप्रोडक्ट मतलब आपने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो उसके बदले में ये आया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आंसर है ये भी मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, इट इज़ एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक्टिविटी का है लेकिन ये पेंशन है। ठीक है, अगर इन दोनों में ए और सी दोनों ही मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर इनमें और चुनाव किया जाए, सिलेक्शन किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आंसर है वो ये वाला है। मान लो अगर ये 90% बेस्ट आंसर है तो ये आपका 80% बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कहीं मैं जाऊंगी तो इनमें से मैं सी पर ही पहले टिक करूंगी, देन उसके बाद मैं ए पर करूंगी। तो इसका जो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो सी होना चाहिए, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत आपका ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। ठीक है, ये बेस्ट नहीं है, लेकिन बेस्ट मैं कहूँ तो बेस्ट आपका सी ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज, जो नेशनल इनकम कंसेप्ट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब इसको हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल का जो नेशनल इनकम होती है, एक मतलब हर महीने पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसमें हम काउंट करते हैं। तो इसकी वजह से ये स्टॉक नहीं है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये प्रवाह में आएगा। तो 80 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 81, इन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट एंड फ्यूचर इनकम। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने। ठीक है, सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस होता है, सबसे पहले ये बताइए इसको दिया किसने था? इसको दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। मिल्टन फ्रीडमैन इन्होंने दिया था। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है? वो होता है
परमानेंट इनकम का, यानी परमानेंट इनकम से हमारा कंजप्शन प्रभावित होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। इसमें दिया है इन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड। ये जो वर्ड है ये आपको कंफ्यूज करेगा। एक होता है कंजप्शन इज बेस्ड ऑन, अगर ये वर्ड होता तो इसका आंसर होता परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम, लेकिन इसमें दिया है इन्फ्लुएंस्ड। ये जो वर्ड है इसकी वजह से इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर इनकम, इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट इनकम। तो यहाँ पर जो परमानेंट इनकम होती है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है किससे? करंट इनकम और फ्यूचर इनकम से, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 81 का ए, ठीक है। सिर्फ फ्यूचर इनकम से नहीं होगा, सिर्फ करंट इनकम से नहीं होगा। इसमें हमारे जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में जो कंजप्शन है वो करंट और फ्यूचर इनकम से प्रभावित होता है, लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है? परमानेंट इनकम पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 81 का। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज एन ओपन प्राइस राइस कॉल्ड? ओपन प्राइस राइस मतलब बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के सरकार बिल्कुल अलग है और कंटिन्यूस प्राइसेस में कंटिन्यूस जो प्राइसेस है वो अपने आप स्वतंत्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है, खुली मुद्रास्फीति। तो 82 का जो आंसर होगा वही होगा। सप्रेस्ड क्या होता है? जिसमें सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करती है, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, तो प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं, तो वो आपका सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस कंटिन्यूस कम होते जाते हैं इकोनॉमी में, किसके थ्रू? मार्केट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका डिफ्लेशन होता है। तो फिर 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, खुली मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 83 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम करते हैं, इफ द इंक्रीज इन इनकम इज 5000, ठीक है, यानी कि इनकम में कितना चेंज हुआ है, बढ़ी है, वो बढ़ी है 5000 से। एंड द MPC इज 0.75, यहाँ पर MPC की वैल्यू दी है 0.75। देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मैंने आपको मल्टीप्लायर पढ़ाया था, तो मल्टीप्लायर में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 3 इक्वेशन मैंने बताए थे आपको, एक ये 1/1 माइनस MPC और तीसरा इक्वेशन बनाया था 1/, MPS। तो हमारे पास देखा जाए ये तीनों ही इक्वेशन के फॉर्मूले हैं, यानी इनसे जो आंसर निकल कर आएगा वो एक दूसरे के बराबर ही आएगा। तो यानी कि मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है वो 1/1 माइनस MPC से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल कर आएगी उसके बराबर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं। डेल्टा वाई हमारे पास कितना है, इसको एक तरफ लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। इधर ये है डेल्टा वाई की वैल्यू है 5000 अपॉन डेल्टा आई हमें निकालना है, ठीक है। और 1/1 माइनस 0.75, MPC की वैल्यू 0.75 है। तो इसको करेंगे, एक मिनट, इसके लिए मैं नया पेज ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, कितना है, डेल्टा वाई है 5000 और वो है 0.75, ठीक है। यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वाई कितना था 5000, डेल्टा आई हमें निकालना था, तो 1/1 माइनस 0.75 ये इसकी वैल्यू थी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5000 अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 में से 0.75 जाएगा तो ये बचेगा 0.25, ठीक है। इसको यहीं सॉल्व करते हैं, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और 25 से हम इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 4, इसको हम इधर लेकर जाएंगे, इसको नीचे इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 4 इज इक्वल टू डेल्टा आई, इसको एक तरफ लिख लेती हूँ, डेल्टा आई इज इक्वल टू 5000 अपॉन 4 का जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 1250। तो डेल्टा आई जो आएगा,
डेल्टा आई मतलब इंक्रीज में जो इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज होगा वो 1250 के बराबर होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर आ रहा था 1250 नहीं 1250 आ गया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति होती है, हिंदी में दिया है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है। जाहिर सी बात है लागत प्रेरित है, कॉस्ट पुश है, तो यहाँ इसका जो रीज़न होगा वो कॉस्ट ही होगा, ठीक है, लागत ही होगी। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज इन कॉस्ट आ गया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कीन्स कंजप्शन फंक्शन इज आल्सो नॉन एज, कीन्स का जो कंजप्शन फंक्शन है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस यानी निरपेक्ष आय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें उन्होंने दिया था कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारी करेंट इनकम पर डिपेंड करता है, करेंट इनकम पर, ठीक है। ऐसे ही बाकी के ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये कहता है कि इसको ड्यूसेनबेरी ने दिया था और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंजप्शन है वो रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करता है, दूसरों की आय पर डिपेंड करता है, ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इसको एंडो मीन्स एमबी मतलब मोदिग्लियानी, ब्रमबर्ग एंड एंडो, ये 3 लोगों ने दिया था। और लाइफ साइकिल कहता है कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो इनकम और वेल्थ पर डिपेंड करता है। परमानेंट इनकम कहता है कि हमारा जो कंजप्शन है वो परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है, परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी के हमने समझ लिए। तो इसका जो आंसर होगा जिसमें कीन्स कंजप्शन फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो जाता है, तो आप लोग जब आंसर किया करो तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया करो। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का समुच्चय नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का समुच्चय मतलब नेशनल इनकम एग्रीगेट नहीं है। जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन, मैंने आपको कीन्स का शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन पढ़ाया था क्लास में, कंजप्शन फंक्शन। इसको पढ़ाने के बाद में मैंने बताया था कि जो कंजप्शन होता है उनके अकॉर्डिंग दो चीज़ों से डिटरमाइन होता है, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव फैक्टर और एक होता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर। ये वो फैक्टर होते हैं जिसमें चेंज होने पर जिस पर्सन की एक्टिविटी में चेंज हो रहा है उसी पर्सन के कंजप्शन को प्रभावित करता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव फैक्टर की बात करती हूँ, जैसे कि इनकम हो गया, ठीक है, इनकम हो गया, और क्या है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जिनमें चेंज होने से सब लोगों के कंजप्शन पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं। और उसमें किसी एक चीज़ में चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है पर्सन पर डिपेंड करता है, उनके कंजप्शन को प्रभावित करता है, वो सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो कंजप्शन फंक्शन है वो किससे निर्धारित होते हैं, वो दोनों से होते हैं, सब्जेक्टिव से भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 88, when the purchasing power of money decreases, what does it indicate, जब इकोनॉमी में मनी की जो परचेसिंग पावर है उसकी जो क्रय शक्ति है वो कंटिन्यूस कम होती जाएगी। इसका क्या मतलब है, ये कब होता है, जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, वो भी घटता जाता है, ठीक है। ये घटेगा तो जाहिर सी बात है जो परचेसिंग पावर होता है मनी का वो भी घटता है। तो यहाँ पर ये जो होता है वैल्यू घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा प्राइसेस, अच्छा परचेसिंग पावर है, ठीक है, परचेसिंग पावर घटेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन कंट्री से बढ़ता जाता है तो उस कंडीशन में मनी सप्लाई की जो वैल्यू वो कम होती जाती है, और मनी सप्लाई की वैल्यू कम होती जाएगी तो उसका जो परचेसिंग पावर है वो भी कम होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच बेस ईयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया? देखो ये करंट अफेयर से आया है, ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर। कुछ टाइम पहले मैंने जो शॉर्ट होते हैं ना यूट्यूब में, शॉर्ट जो 30 सेकंड 20 सेकंड की जो वीडियोस होती हैं, उसमें मैंने एक फ़ोटो डाला था, वो चेक करना, ठीक है? उसमें सीपीआई, जीडीपी, इनका बेस ईयर चेंज हुआ है, बेस ईयर। वो जो फोटो मैंने डाला है उसको चेक कर लेना। सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ अभी मई 2026 में। जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है। पहले क्या है, अब ये चेंज हो गया है, ठीक है? जीडीपी का पहले ये था 2011-12 बेस ईयर था जीडीपी का, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसको चेंज करके कर दिया गया है 2022-23। ठीक है, ये करंट डेटा से ये क्वेश्चन लिया है। तो इसका भी प्रूफ है, ठीक है? ये मैंने यूट्यूब पर भी इसका शॉर्ट डाला था, तो वहाँ पर ये फ़ोटो डाला हुआ है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद ये डाला था, तो वहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जीडीपी का जो बेस ईयर है इंडिया में, इसका जो बेस ईयर है वो अभी फ़िलहाल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2022-23 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, हु गैव द कंजप्शन रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? यानी कि कंजम्पशन से रिलेटेड जो है नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वो प्रोफेसर एडमंड फिशर ने दी थी। ठीक है, पीगू ने जो डेफिनेशन दी है वो वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी है। मार्शल ने प्रोडक्शन को लेकर अपनी नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोफेसर एडविन फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक टेढ़ा पड़ गया, 90, एक मिनट, ये है 91। ठीक है, अब ये गलत हो गया, टेढ़ा पड़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई होती है, उससे किसको बेनिफिट होता है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो रेडी होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लो जब वो कोई पैसा लेता है, ठीक है, 100 रुपये उसने उधार लिए, और इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उन 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। जब उसने लिए थे ज़्यादा थे, लेकिन दे रहा है वो कम दे रहा है। जब वो वापस कर रहा है पैसा साहूकार को या बैंक में, तो वहाँ पर उस पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, यानी कि अब वो कम पैसा देकर भी वो जो है अपना लोन चुका सकता है। तो इससे इन्फ्लेशन से जो ज़्यादा बेनिफिट होता है वो रीडी को होता है, जो लोन लेता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो वर्कर नहीं होगा, पीपल विथ फिक्स्ड इनकम नहीं होगा, सेवर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, if there is to be large oscillation in the path of income through the interaction of multiplier and accelerator than the, हिंदी में पढ़ते हैं, गुणक और त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण यदि आय के मार्ग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हों तो, देखो ये कह रहा है, अपने ट्रेड साइकिल पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है बिजनेस साइकिल क्या होता है, जिसमें कभी ग्रोथ होती है, कभी फॉल होता है, नीचे की तरफ जाते हैं, कभी ग्रोथ होती है फिर नीचे की तरफ आती है, बिजनेस साइकिल। ठीक है, जब ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये तब होता है जब इकोनॉमी में लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लीकेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो साइकिल है ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी की जो हालत है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, वो कंडीशन ख़राब है। और वो कंडीशन ख़राब इसलिए है क्योंकि लीकेज उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। लीकेज के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, जैसे कि टैक्स हो गया, सेविंग हो गया,
और इकोनॉमी की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लीकेज मैंने पढ़ाया था। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, ऑस्किलेशन होगा, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, यहाँ पर इस पर दिया है मार्ग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो उतार चढ़ाव होते हैं जब, तो जाहिर सी बात है इस लीकेज को हमें कम से कम करना पड़ेगा और इंजेक्शन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके जो ऑप्शन है, जैसे एमपीएस हो गया, एमपीएस वैल्यू ऑफ एमपीएस मस्ट बी लेस देन। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ये वाला जो है इसको हम हटा देंगे, हम बात करेंगे फिर इसकी। तो यहाँ पर हम सेविंग देख रहे हैं, लीकेज लीकेज सेविंग को हम, इसका जो होता है वो एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस फ्लक्चुएशन को कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एमपीएस मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एसिलेटर। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि जब एसिलेटर की वैल्यू होगी, एसिलेटर वैल्यू जो है ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को शो करता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इसका दूसरा नाम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो एमपीएस होता है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही दिया है कि वैल्यू ऑफ एमपीएस मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एसिलेटर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 92 का आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए, 92 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रेटर देन नहीं, ये ज़्यादा नहीं होगा, इसको बढ़ाना नहीं है, लीकेज को हमें कम करना है। तो एनी ऑफ द अबव टू नो, नन ऑफ द अबव। तो 92 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। इन्फ्लेशन इज, यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और पूछा है स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज अनएक्सपीडियंट इफ द टू डिफ्लेशन इज फॉल्स। हु मेड दिस स्टेटमेंट, हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है लेकिन अपस्फीति अनुपयुक्त है, इन दोनों में से अपस्फीति अधिक बुरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था जीएम कीन्स ने। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जी क्राउथर, ए मार्शल एंड ए एच हैंसन इसका आंसर नहीं है। तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जीएम कीन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे जिसमें बताया था एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस। तो उसी में एक था एमपीएस। तो एमपीएस को जो निकाला जाता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये उल्टा होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 94 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होगा। क्वेश्चन नंबर 95। व्हेन अ लाइनर कंजप्शन फंक्शन अंडरगोज अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इसमें दिया है कि जो लाइनर कंजप्शन फंक्शन है, ठीक है, लाइनर वो कंजप्शन फंक्शन जो है डाउनवर्ड शिफ्ट नीचे की तरफ जाता है। एक मिनट, कंजप्शन फंक्शन शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं वो ऐसे होता है, लॉन्ग रन में वो ऐसे होता है। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, सॉरी ये इंक्रीज हो रहा है, जब ये ऐसे जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉल होता है। ठीक है, जब ये राइट साइड में जाता है, राइट साइड में ऐसे करके, ठीक है, तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है। तो कंजप्शन फंक्शन जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो फॉल होगा। तो इसका जो आंसर होगा 95 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा जो है इन्फ्लेशन का रीज़न है।
पहला है इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, यस इससे महंगाई आती है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यस इससे कॉस्ट इंक्रीज होता है तो प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन का ये भी एक मेन रीज़न होता है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो 96 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 97 क्वेश्चन, द एंटायर इकोनॉमी इज एनालाइज्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें दिया एंटायर इकोनॉमी, यानी पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और जब पूरे इकोनॉमी की ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो डायनामिक्स नहीं होगा, मैक्रो स्टैटिक्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 97 का जो आंसर होगा वो समष्टि संतुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इसमें पूछा है कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी किस में की जाती है, और आपने कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी किस में की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो 98 का जो आंसर होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following economists introduced the concept of permanent income as a determination of consumption function। तो इसमें दिया है कि किस अर्थशास्त्री ने जो कंजप्शन फंक्शन है, यानी कि मैंने आपको कंजप्शन थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें 4 थ्योरी थी। ठीक है, कि इसकी रिलेटिव इनकम, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, और क्या था, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर जो परमानेंट इनकम जो है कि हमारा कंजप्शन फंक्शन परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है, तो वो आपके मिल्टन फ्रीडमैन थे। ठीक है, ये उनकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। तो 99 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज करेक्ट। देखो, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एमपीसी और मल्टीप्लायर, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। चलो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने रखी पहले, इसको हम रखते हैं 0.5, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 10/5 आएगा 2। अब हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को बढ़ाते हैं 0.6, तो 1/1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1/0.4 इज इक्वल टू 10/4, 10 का हम डिवाइड करेंगे तो 2.5। ठीक है, 1 मिनट 2 8 9 5, ठीक है, इसको हम और बढ़ाते हैं 0.8, तो 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू 10/2, 2 से हम डिवाइड करेंगे 5। तो देखिए, जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है 0.5 से 0.6, 0.8, वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू पर क्या असर पड़ रहा है, 2, 2.5, 5, यानी कि ये भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब एमपीसी बढ़ता है वैसे वैसे मल्टीप्लायर भी घटेगा, और जब एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। तो देखिए, हायर एमपीसी हायर इज द मल्टीप्लायर, यस ये ठीक है, हाई ज़्यादा एमपीसी होगा तो ज़्यादा मल्टीप्लायर भी होगा। हायर एमपीसी लोअर, नहीं ये उल्टा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आज हमने जो है इसके 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो कल मैंने 1 से लेकर के 50 तक किया था, तो आप लोग अब चेक कर लीजिए। ठीक है, कैसा आपका रहा। और एक नोटिफिकेशन आंसर की का आ चुका है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया जा चुका है। जल्द ही आप लोगों की बीए इकोनॉमिक्स का जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, जो यहाँ से जारी होगी, तो वो आ जाएगी और वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आपका कोई आंसर ठीक है, और लेकिन यहाँ की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें वो उसका गलत दिया हुआ है,
तो वहाँ पर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ऑल द बेस्ट, आप लोगों के पेपर अच्छे हों और सभी स्टूडेंट नेक्स्ट सेम में प्रमोट हों। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से विशेष, और तो आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।